हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, एकत्रित हिसाबी पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग वाले वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पर हमने 2019 में जो पूछा हुआ सम से वो सॉल्व किया हो, वो देखा रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है अप्रैल 2024, उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश गुजराती दोनों में मैंने लिखा हुआ है, दोनों में आपको कंप्लीट समझाने वाला। तो चलिए अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत बेसिक हम सम्स को समझ लेते, फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख रहे अल्फा और बीटा, ऐसे 2 कंपनियाँ दी गई, जिसमें से अल्फा जो है हमारे इंडियन कंपनी, यहाँ पर रुपीज़ में उसकी सारी अमाउंट दी गई है, भारतीय कंपनी। और सामने वाली बीटा कंपनी और फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी, यहाँ पर उसकी डॉलर में अमाउंट दी गई। वो जिस देश में होगा, जिस कंट्री का होगा, उसका करेंसी हमें दिया गया होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जो इंडियन कंपनी होती है वो फॉरेन कंपनी के कुछ शेयर परचेस करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। अब इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जब इस इंडियन कंपनी का हमको बैलेंस शीट बनाना रहेगा, वो बैलेंस शीट हमारा क्या बन जाता है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकत्रित पाकू शेयर बनता है। तो ये बनाने के लिए हमको समझ में पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयार करना पड़ता है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रांसलेट बैलेंस शीट बनाना रहेगा, रूपांतरित पाकू शेयर, जो क्या रहता है, जो फॉरेन कंपनी रहेगी उसकी जितनी भी अमाउंट है उसको हमको इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि इसी की अमाउंट को भी साथ साथ में बैलेंस शीट में इन्वॉल्व करना रहता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जिस तारीख से इन्वेस्टमेंट हुआ है उस तारीख के बाद जो जो प्रॉफिट के अंदर जो चेंजेस हुए वो हमें लिखने रहेंगे, और कंपनी के अंदर के जो 3-4 ये जो कैलकुलेशन वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हम मेन जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रहेगा, एकत्रित पाकों से, वो तैयार करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाते जाऊँगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में लिखा होगा इंग्लिश से, लेकिन गुजराती में आपको टोटली समझाऊंगा। आई होप आपको दिख रहा होगा कि 1 जुलाई 2022 को डेट देखिएगा, मिडल की डेट दी गई है, ठीक है। अप्रैल की नहीं, स्टार्टिंग की नहीं है, ये मिडल की डेट दी गई है। स्टार्टिंग है यहाँ पर अप्रैल 2022 और एंड है हमारा मार्च 23। ये इसका फाइनेंशियल कंप्लीट ईयर है। जहाँ पर जुलाई में अल्फा लिमिटेड ने क्या किया था, एक्वायर किए, कुछ शेयर खरीदे बीटा लिमिटेड कंपनी के, ठीक है। अब कितने शेयर खरीदे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देखोगे ना, तो 200 शेयर बताया गया, जो टोटल अमाउंट इतना बनता है। अल्फा लिमिटेड ने सामने बीटा कंपनी के 200 शेयर खरीदे, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका हिस्सा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कितने शेयर खरीदे उसके बेस पर कितना % उसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए 200 शेयर खरीदे हुए थे सामने बीटा वाले कंपनी में। तो बीटा वाले के टोटल शेयर कितने थे, तो शेयर के लिए यहाँ पे इक्विटी शेयर जरूर देखिएगा, या टोटल अमाउंट बताएगी भले डॉलर में, और यहाँ पर कितना प्राइस बताया गया, 100 रुपीज़ बताया गया, $100 बताया गया। तो $100 को डिवाइड करेंगे तो शेयर हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 25,000 डिवाइड में 100, तो कितने हो जाएंगे, 250 टोटल शेयर थे उस कंपनी के, बीटा के। तो टोटल 250 शेयर अपन में लिखे, 250 में से 200 शेयर खरीदे किसने, अल्फा लिमिटेड कंपनी ने। तो यार परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। मतलब यहाँ पे अल्फा कंपनी ने बीटा कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए। मतलब क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी बन जाती है, शासक कंपनी। क्योंकि 50% से जब ज़्यादा शेयर सामने वाले कंपनी का हम खरीदते तो उसकी मेन कंपनी हम बन जाता है। आप लोग को बेसिक ये टर्म पता होगा। और बाकी जो बचे 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20% जो बचा, मतलब जो 50 शेयर बचे वो रहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लघुमती हिस्सों, जो दूसरा पब्लिक या थोड़े बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे वो, लेकिन मेजोरिटी इसके पास शेयर रहेंगे, ठीक है। कौन सी तारीख को यहाँ पर उसने खरीदा था उसके शेयर, 1 जुलाई 2022। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप क्लियर हुआ। अब हमें जो कैलकुलेशन करना है, अब उसके जो प्रॉफिट रहेंगे खरीदी करने के पहले का, वो हमारा कैपिटल गेन, मूड़ी नफो कहलाता है। और खरीदा उस तारीख के बाद का जो रहेगा वो रेवेन्यू, महसूल कहलाता है। ये सब कैलकुलेशन हमको इंडियन रुपीस में करना रहता है, जिसके लिए सामने वाले कंपनी की अमाउंट चाहिए होती है। तो सबसे पहले ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट बैलेंस शीट सबसे पहले तैयार करेंगे, जहाँ पर हम फॉरेन कंपनी के जितने भी अमाउंट दी है, जो जो अकाउंट की, वो सारे यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, सारे के सारे राइट डाउन करेंगे। जस्ट एक चेंजेस आपको याद रखना है, जो इसका सामान्य नंबर जनरल रिजर्व है
और जो उसका नफा नुकसान, ये दो चीज़, क्योंकि ये दो चीज़ क्या रहती है हमारे इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करनी रहती है। एक तो खरीदी करने के पहले और खरीदी करने के बाद, ठीक है, जब शेयर उसने परचेस किए थे उसके पहले का और उसके बाद का, जिसको इंग्लिश में प्री और पोस्ट भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे उसके दो सेक्शन कर लेना है, एक तो जिस तारीख को उसने खरीदा उसके पहले का कितना था और उस खरीदने के बाद का, ठीक है। ऐसे ही सामान्य मद के अंदर भी करना है और नफा नुकसान के अंदर भी करना है। तो ये अमाउंट कैसा है पहले मैं समझा देता हूँ, ओरली आपको पता चल जाए, उसके लिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको नीचे ही बताया गया है, बैलेंस बताया गया किस तारीख का, जिस तारीख को उसने शेयर परचेस किए थे उसी तारीख का, ऑन दैट डेट, उसी दिन का जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था, 2000 था। प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान का कितना था, 6000 का बैलेंस था। मतलब 1 जुलाई को जब परचेस किया था तब जनरल रिजर्व 2000 था, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर जिस तारीख को परचेस किया तब 2000 का था, तो 2000 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। टोटल कितना है, टोटल है 5000। एंटर दिया, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 5000 टोटल है पूरे साल के 12 महीने के, जिसमें से 2000 एक साथ 2022 तक के थे। और खरीदी करने के बाद कितना होगा, तो टोटल 5000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। ये कैसा आया, 5000 माइनस 2000, बाकी बचे 3000। इन शॉर्ट में समझिए। इसी तरह प्रॉफिट लॉस के लिए भी हमको करना है। अब प्रॉफिट लॉस में ध्यान से समझेंगे तो 6000 का बैलेंस था, 1 जुलाई को कितना था बैलेंस, 6000, और टोटल कितना दिया गया नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस में 10000 दिया गया। तो यहाँ पे 6000 हमको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ 6000 नहीं लिखा मैंने। 6000 में से कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, क्योंकि सेकेंड एडजस्टमेंट डिविडेंड का दिया गया है। 10% डिविडेंड जो पिछले साल का था वो चुकाया गया था, पिछले साल का। ये जो प्रॉफिट रहता है ना, ये कौन से प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है, कैपिटल। ये जो रहता है ना, जो पहले का वो कैपिटल कहलाता है, मुड़ी, इसमें से डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर वो डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। 6000 था बैलेंस, लेकिन डिविडेंड कितना दिया है, 10%। अब 10% कैसे आएगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 25000। 25000 का 10% कितना हुआ, 2500, कितना हुआ, 2500 हुआ, ठीक है। वो इक्विटी शेयर को ही दिया जाता है, तो यहाँ पे 2500 वो माइनस कर देना। कौन सा माइनस किया, डिविडेंड का माइनस किया, तो कितना बचा, 3500। तो इतना बैलेंस रहा होगा, समझ गए। अब बाकी कितना बचा, तो टोटल में से माइनस कर लेंगे। टोटल था 10000, तो 10000 में से ये 3500 माइनस किया तो बाद में आ जाएगा 6500। ये 4 चीज़ हमको अलग करनी पड़ती, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में डायरेक्ट हमको यहाँ लिखनी रहती इसके लिए। बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा दिया वैसा कैसा। जैसे 25000 तो 25000 वैसा कैसा। 5000 को हमने यहाँ पर अलग कर दिया, ये 10000 को हमने अलग कर दिया, प्री और पोस्ट में, ठीक है, पहला और 25। उसके बाद की अमाउंट दिखाता हूँ आप लोग को, ये 10000, 5000, 5000, 10000, 5000, 5000, टोटल हो गया 60000, तो 60000। इसी तरह यहाँ पर मिलकर एसेट्स में वही 30000, 15000, 5000, 5000। अब देख रहे होंगे बिल्कुल सेम इट इज ही लिखना है, 30000, 15000, 5000, 5000, 5000, सेम इट इज लिखना है, वही के टोटल आ गया उसके डॉलर, ठीक है। एंड पे देखिए वीडियो में कहीं कंफ्यूजन का आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है कि समझ में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन जब सम्स होगा कंप्लीट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे किस रेट पर हमको उसको कन्वर्ट करना वो ध्यान से समझेंगे आप। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझा देता हूँ। जो हमारा करंट होता है, जो चालू में आता है, आप लोग को पता है यहाँ पर पहले से सब टाइटल नहीं दिए गए, जो हेड होते हैं शीर्षक वो दिए नहीं गए, पर आपको पता है ये जो रहता है ये हमारा करंट में आता है। जो यहाँ टिक कर रहा हूँ ये हमारा करंट चालू में आता है। ये चालू देवा होता है, ये चालू मिलकत होती है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। इसके लिए हमें याद रखना जो आखिरी होता है लास्ट क्लोजिंग का, वो वाला रेट आपको अप्लाई करना है। $1 का कितना था, 63 था, आखिर वाला का यूज़ करना है। जो भी हमारा करंट का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी हेड नहीं बनाया, आप हेड बना के कर सकते हो। जो करंट है उसको चेंज करना है, आखिर के रेट के हिसाब से चेंज करना है, क्लोजिंग वाले के हिसाब से। और बाकी जितने भी बचे उसको किसके रेट पर चेंज करना है, जिस तारीख को उसने परचेस किया है, 1 जुलाई को परचेस किया, अगर उस तारीख का उसने रेट दिया है तो उसके हिसाब से चेंज करना है, उस रेट में उसको चेंज करना है। 1 जुलाई का दिया है इसलिए तो 61 के हिसाब से आपको चेंज करना है, बाकी सबको 61 के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। देखने में टिक कर आपको पता चलता जा रहेगा। और बाकी ये जो बचा 62 और 62 ये किसके लिए, ये देखिए 25 आफ्टर खरीदी करने के बाद उसके शेयर जब उसने परचेस किया उसके बाद की अमाउंट के लिए, आफ्टर 25 के लिए जो यूज़ किया वो एवरेज यूज़ किया। कौन सा यूज़ किया, एवरेज यूज़ किया गया। बस ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एवरेज नीचे बताएगा 62 सरेराश, $1 का जो सरेराश बनता है 62, वो हमने यूज़ किया। बाकी आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे ही मैंने कहा कि जिस तारीख को परचेज किया, अगर वो $, ना दिया गया हो उस तारीख का, तो आपको ओपनिंग का यूज़ कर लेना है। किसका यूज़ करना है, ओपनिंग का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट वीडियो में तो 1 अप्रैल को ही उसने परचेस किया था, लेकिन जिस तारीख को परचेस किया अगर उसका यहाँ पर डेट ना दिया तो ओपनिंग का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिया तो आपको वही यूज़ करना है।
अभी भी आपको एक्सचेंज रेट सब पता चले होंगे। अब क्या करना है, इनटू करके उसकी टोटल हमको INR इंडियन रुपीस को फाइंड आउट कर लेना है। अब ये फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा, टोटल हमको इक्वल नहीं मिलेगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं मिलेगा। यहाँ पर टोटल किया और दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो इस बार क्या एसेट्स मिलकर साइड का ज़्यादा है, ठीक है, कहीं का भी ज़्यादा हो सकता है, दोनों में से आपको रफ में लिख देना है। तो यहाँ पर मिलकर एसेट साइड का टोटल ज़्यादा था और यहाँ पर दोनों साइड का ज़्यादा का लिखा, और बीच का जो डिफरेंस आया 500 रुपये आ रहा था डिफरेंस, इंडियन रुपीज़ में 500 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। ये जो है डिफरेंस तफावत लिखा है, किस चीज़ का तफावत आया, जो एक्सचेंज रेट यूज़ होने की वजह से जो डिफरेंस आया वो है विनिमय दर में फेरफार। अब यहाँ पे बचे ना, मतलब एसेट्स का टोटल ज़्यादा हो और मिलकर यहाँ पर लाइबिलिटी साइड अगर बैलेंस बचे उसको प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ समझेंगे, प्रॉफिट उसको नफ़ो कहा जाता है। उसकी जगह लाइबिलिटी का टोटल ज़्यादा हो, ठीक है, जवाबदारी का, और यहाँ पर बैलेंस बचे तो उसको लॉस, खोट बोला जाता है। ये फाइंड आउट होना करेक्ट बहुत जरूरी, क्योंकि इस अमाउंट का आगे यूज़ होने वाला है, इसके लिए ये पूरा अकाउंट हमने क्लोज किया। आई होप आपको समझ में होगा, एक तो हमने किस रेट पे उसको चेंजेस किया, साथ में ये जो डिफरेंस आया वो कैसे आया, और यहाँ पर कैसे इनको हमने अलग किया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा इतना। सेकंड टाइम भी देखिए अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो। अब हम लोग आते हैं मेन कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, जो आपको मैं डिटेल में लिखकर आपको समझाने वाला हूँ। ये तो बेसिक आपको क्लियर होगा, 80% कैसा है होल्डिंग कंपनी का, बाकी बचा 20% माइनॉरिटी का, और जिस डेट को उसने परचेस किया था वो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर उसका टोटल एक्चुअल में जो उसका रेवेन्यू हुआ था, ठीक है, वो एक कैपिटल में डिवाइड होगा और एक रेवेन्यू में। एक साथ के पहले का रहेगा वो कैपिटल मूडी नफो कहलाएगा, और एक साथ के बाद का रहेगा वो रेवेन्यू महसूली कहलाएगा, जिसमें दो ही चीज़ आती है, एक तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस, सामान्य नकद और नफा नुकसान। अब डायरेक्टली हमको यहीं से लिख देना है, तो हमारे पास आ चुका, पहले से अमाउंट देख लेंगे। एक साथ के पहले का जनरल रिजर्व कितना था, $2000 नहीं, अब इंडियन रुपीज़ लिखिएगा, ठीक है, इंडियन रुपीज़ 1,22,000। ये क्यों अलग करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट है ना टोटल आगे कैलकुलेशन में यूज़ होने वाला है, इसके लिए। प्लस साथ में प्रॉफिट लॉस भी देखना है, ठीक है, पहले का। तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखिए, नफा नुकसान पहले का कितना है, 2,13,500। ये कैपिटल कहलाएगा, जिस तारीख को खरीदा उससे पहले का जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो ये उस कंपनी की क्या दिखाता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता, 2,13,500 था। अयो अगेन देख लेते हैं, राइट लिखा है, ओके राइट। अब यहाँ पर डिविडेंड का भी टॉपिक था, जैसे हमने देखा डिविडेंड का भी टॉपिक दिया गया था, तो डिविडेंड की अमाउंट भी हमको यहाँ प्लस करनी रहेगी। पहले इन दोनों को पहले प्लस कर दे, डिविडेंड ना हो तो इन दोनों को डायरेक्ट हम प्लस ही कर लेते, आप लोग को पता है। तो 3,35,500 निकल के आ रहा है। अब डिविडेंड यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि कैपिटल में से ही चुकाया गया था, तो कैपिटल में जाके प्लस करना है। अब डिविडेंड की अमाउंट कैसा है, तो पहले डॉलर हमने निकाले थे, कितना परसेंट बोला था, 10% बोला गया था। तो टोटल जितने इक्विटी थे यहाँ शेयर होल्डर किए, टोटल डॉलर दिए थे 25,000, ठीक है, तो 25,000 का 10% तो कितना आया था, 2500 आया था, ठीक है। 2500 इंटू में उसका रेट दिया गया, अलग से नहीं, यहीं पे दे दिया गया उसका रेट, दिख रहे हो, उस समय एक्सचेंज रेट कितना था, 61 था, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 2500 इंटू में 61 करेंगे तो एक्चुअल में डिविडेंड का टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगा 1,52,500। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पर जो शेयर की जो दिया गया था इक्विटी शेयर डॉलर में, उसका 10% डिविडेंड मतलब इतना 2500, और उसका इंडियन रुपीज़ 61 के हिसाब से 1,52,500। क्या कर देना, इसको अलग से प्लस कर देना। अब जो ग्रांड टोटल है वो लिखेंगे, 4,00,000 यहाँ पर 88,000 निकल के आएगा। ये रहेगा कैपिटल गेन मूडी नफो। उसके बाद का, एक साथ के बाद का सब यहाँ पर आएगा, वो रेवेन्यू कहलाएगा, महसूली कहलाएगा, जो हमने निकाल के रखा हुआ है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारा जनरल रिजर्व में कितना आ रहा है, 1,86,000, तो जनरल रिजर्व का आएगा 1,86,000। इसी तरह प्रॉफिट लॉस का देख लेंगे, कितना आ रहा है, 4,03,000। प्रॉफिट लॉस का 4,03,000 थोड़ा अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा था इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा उसका वहाँ पर इफेक्ट देना रहेगा। यहाँ पर 500 का डिफरेंस आया था, और ये क्या था, हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आता तो लॉस होता है, खोट होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट कहाँ देना है, ये यहाँ पर रेवेन्यू में देना है, ठीक है। एक्सचेंज रेट अप्लाई करने के बाद का जो डिफरेंस है रेवेन्यू इस प्रॉफिट लॉस में देना है। प्रॉफिट है इसलिए प्लस करना है, प्रॉफिट है नफो इसलिए प्लस करना है, लॉस होता खोट होता तो माइनस करते हैं। 500 प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट था, तो एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है 4,35,000 निकल के आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। दोनों का क्या कर लेते हैं हम लोग, ग्रांड टोटल कर लेते हैं, बिना टोटल भी किए हो सकते हैं बट टोटल कर लेंगे, 5,89,500 निकल के आएगा। आई होप ये दोनों आपको डिवाइड करना पता चला होगा। दोनों का टोटल मारोगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। दोनों का टोटल वही मिलेगा। ये देखो यही हमारा है, अर्धा यहाँ पर आया, अर्धा यहाँ पर आया। अब देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज करोगे थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन रहेगा आपका क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ पर 2,13,500 यहाँ पर आया, बाकी जो था उसका
यहाँ पर आया। ठीक है, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ, एक तो 500 कौन सा प्लस हुआ और यहाँ पे डिविडेंड का कैसे प्लस हुआ, ये इतना क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग 3 कैलकुलेशन करने। ठीक है, ये 3 कैलकुलेशन जो हमारे बैलेंस शीट में आने वाले, इन तीनों की अमाउंट हमको बैलेंस शीट में लिखनी है और इसलिए वो दोनों चीज़ फाइंड आउट किए, कैपिटल गेन, मूडी नफो और हमारा रेवेन्यू, ये 2 चीज़ फाइंड आउट की यहाँ पे उस अमाउंट का यूज़ होने वाला है। तो ये 3 चीज़ हमें सॉल्व करनी। तो पहला स्टार्ट करते हैं, या तो गुडविल मिलेगा या तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा, मतलब पागड़ी मिलेगा या तो मूडी अनामत, क्योंकि जब उसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन रही होगी उसके बेस पे पता चलेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, परचेस प्राइस, खरीद कीमत, जो इन्वेस्टमेंट टोटल उसने जो 200 शेयर इन्वेस्ट किए थे उसने उस समय कितना था, यहाँ पर 13 लाख टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी। तो वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे टोटल 13 लाख। उसमें से 2 चीज़ हमें माइनस करनी है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो उसका हिस्सा था कितना परसेंट है, 80%। तो 80% के हिसाब से इक्विटी शेयर का हमको प्राइस निकालना है। तो इक्विटी शेयर कौन सा लिखना है, सामने वाले कंपनी का ही लिखना है, सब चीज़ याद रखिएगा, बट इंडियन रुपीज़, इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था। कितना है, 15,25,000। तो यहाँ पर 15,25,000 उसका 80% जो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी अल्फा कंपनी का हिस्सा है, 80% के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगी 1,22,000 निकल के आएगी। इसी तरह इसमें कौन सी चीज़ माइनस करते हैं, कैपिटल गेन, मूडी नफो निकालते हैं, माइनस करते हैं। मूडी नफो कौन सा, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, मूडी नफो का टोटल लास्ट वाला लिखिएगा, ग्रांड टोटल डिविडेंड के बाद वाला लिखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमने होल्डिंग कंपनी के लिए यूज़ होता है ये, शासक कंपनी के लिए 4,88,000। तो यहाँ पर 4,88,000, इसमें भी कितना 80% होल्डिंग कंपनी का हिस्सा लिखिएगा, टोटल मत लिखिएगा। 80% के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट आएगा 3,90,400। ठीक है, अब इतने में टोटल परचेस किया था, ये दोनों चीज़ उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है 3,10,400। तो माइनस का आएगा ना, ठीक है, माइनस करने का माइनस की अमाउंट आ रही है तो कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत कहलाती है। क्या कहलाएगी, कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत कहलाएगी। माइनस में आया तो, अगर प्लस में आया तो गुडविल पागड़ी बन जाएगा, सिंपल सा है, क्लियर हुआ। इसी तरह सेम अगला माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सॉल्व कर, लघुमती, ये 80% का हमने सॉल्व किया और 20% का यहाँ पे आएगा। इसमें क्या आएगा, वही इक्विटी यहाँ का, बाकी बचा हुआ 20% यहाँ आएगा। कैपिटल गेन 80% के अलावा 20% यहाँ पे आएगा। रेवेन्यू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि खरीदी करने के पहले का इसका हिस्सा बनता है, खरीदी करने के बाद का अलग हिस्सा होता है। तो रेवेन्यू यहाँ तीन आ जाएगा, क्लियर हो। चलिए इक्विटी यहीं से लिखूंगा, चलेगा, वही 15,25,000 था अमाउंट, आपको पता चला होगा। उसका 20% करना है, यहाँ कितना करना है, 20% करना है। 20% करेंगे तो 3,05,000 निकल के आएगा। इसी तरह कैपिटल गेन का टोटल अब ये मत लिखिएगा, यहाँ पर इतना सा माइनर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो डिविडेंड प्लस करने के पहले का जो टोटल था, डायरेक्ट इन दोनों का ही टोटल, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमती हित के लिए ये वाला टोटल हमको यूज़ करना। पहले का जो डिविडेंड के पहले का टोटल है वो माइनॉरिटी लघुमती के लिए लेना है। तो 3,35,500, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, उसका 20%, यहाँ पर 20% ही करना, जितना उसका हिस्सा उतना ही करना है। यहाँ पर 20% करेंगे तो अमाउंट आएगा यहाँ पर 67,100 आएगा। रेवेन्यू वाला भी देखते हैं, तो रेवेन्यू वाला टोटल लीजिए, इसमें तो डायरेक्ट टोटल ही आपको यूज़ करना है। 5 लाख यहाँ पर दिया गया है, 5,89,500 इंटू में कितना करना है उसका 20%। 20% करेंगे 1,17,900 निकल गया। तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, 20%, 20%, 20%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अमाउंट आएगा टोटल 4,90,000 निकल का है। ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमती हित कहलाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इक्विटी का 80% यहाँ पे आ चुका है, तो 20% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब टोटल इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरह कैपिटल के अंदर देखिए 80% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 20% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बोले सर डिविडेंड रहेगा, डिविडेंड डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। फिर यहाँ पर रेवेन्यू में देखिए 20% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन 80% बाकी है, वो यहाँ पर आएगा। होल्डिंग कंपनी का 80% यहाँ डायरेक्ट आएगा, जो बैलेंस शीट में हम लोग को डायरेक्ट लिखना रहेगा। इसलिए ये थर्ड स्टेप हमको कैलकुलेशन करना है। तीसरा कैलकुलेशन, एक तो रेवेन्यू वाला प्रॉफिट, एक रेवेन्यू वाला रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व। ठीक है, दोनों तो अमाउंट यहाँ से लिख देंगे हम लोग। यहाँ से जनरल रिजर्व में कितना था, 1,86,000 यहाँ नीचे लिखा मैंने, और वहीं पर प्रॉफिट में कितना था, प्रॉफिट लॉस करना टोटल 4,35,000। कितना परसेंट करना है, 80%। 80% करना है, जो डायरेक्ट बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के लिए लिया जाएगा। 80% के हिसाब से आएगा 3,22,800। यहाँ पे आएगा 1,48,800। यहाँ देखिए 20% हुआ तो यहाँ पे 80% आ चुका है।
ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ता है क्योंकि अलग अलग प्लस होगा ना इसके लिए। ये हमारा प्रॉफिट लॉस में प्लस होगा, ये हमारा जनरल रिजर्व में प्लस होगा। इसके लिए 3 कैलकुलेशन आपको आई होप परफेक्ट समझ में आना चाहिए। मेन 3 चीज़ थी। सबसे पहले हमने क्या किया, अगेन आपको रिवाइज करूँगा। अब सम्स एंड हो रहा है, ठीक है, कहीं पर कंफ्यूजन तो दोबारा जरूर देखिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स भी दूंगा। पहले हमने ट्रांसलेट कैसे किया, जिसमें ये 2 कैसे हमने अलग अलग किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ये बेसिक सबसे मेन क्लियर करके ये 2 कैसे फाइंड आउट किया। वो सम्स डायरेक्ट ट्रांसलेट में ही लिख देना है, बस एक डिविडेंड का आपको पता चलना चाहिए कि प्लस कहाँ पर हुआ। उसके बाद ये 3 कैलकुलेशन हमको करना है। अब आते हैं फाइनल हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो हमारा होल्डिंग कंपनी है अल्फा, उसका बनाना है एकत्रित पाकू सर्वे। ये बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है ये, बस थोड़ा सम्स लॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस ही करना है। एक तो होल्डिंग कंपनी, शासक कंपनी की जितनी अमाउंट है वो सारे की सारी ले लेनी है, ऐसे की ऐसे इसमें से ले लेनी है। और साथ साथ में सामने वाली कंपनी के ये रुपीज़ नहीं लेने, तो डॉलर है, इंडियन रुपीज़ ये प्लस कर देना है। इंडियन रुपीज़ जो हमने सबसे पहले निकाला है ये प्लस करते हुए जाना, और थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे जो हमने अभी कैलकुलेशन किया उसका यहाँ पर यूज़ होगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट दी गई थी, आप देख रहे होंगे, यहाँ से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा दोनों यूज़ करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले इक्विटी कितना दिया, 25 लाख। होल्डिंग कंपनी का पूरा हमने यहाँ लिख दिया 25 लाख, ऐसा कैसा। अब सामने वाले का क्यों नहीं आया, तो सामने वाले का आपने देखा अभी पूरा जो अमाउंट था उसका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सामने वाले का जो टोटल कितना था, इक्विटी 15,25,000, जो हमने यहाँ पर आप देख होंगे 80% और 20% में टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए यहाँ पर आया नहीं। क्लियर हुआ। ओनली किसका आएगा, होल्डिंग कंपनी का आएगा, जो यहाँ पर अल्फा है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी शासक कंपनी का आएगा। फिर अगला अमाउंट किसका दिया गया, यहाँ से देखते हुए जाएंगे। एक भी अमाउंट रहने नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर शासक कंपनी होल्डिंग कंपनी की सारी अमाउंट आनी चाहिए, इसलिए इसके अकॉर्डिंग कीजिए। फिर हमारा सामने में जनरल रिजर्व है, इसका कितना दिया गया, 5 लाख दिया गया, ठीक है। तो 5 लाख ऐसा कैसा लिख दीजिए, मैंने ए और बी किया, मतलब अल्फा और बीटा, 5 लाख। अब दूसरा कौन सा आएगा, सामने वाली कंपनी का भी आएगा, बस सामने वाली कंपनी का कितना अमाउंट आएगा, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके होल्डिंग कंपनी का निकाला हुआ है। देख रहे हो कि जनरल रिजर्व ये रहा, रेवेन्यू वाला निकाला 80% के अकॉर्डिंग, ये अमाउंट लिखनी है, जो है 1,48,800, 1,48,800, ठीक है। सामने वाले में 80% के अकॉर्डिंग जो उसका हिस्सा था ये हमने प्लस किया, मतलब ये एंट्री हमने कर दी। ये सारी एंट्री हमारी हो जानी चाहिए बैलेंस शीट में। आई होप ये क्लियर हो। टोटल मार्क हम आउटसाइड कर देंगे। फिर अगला टॉपिक जो दिया था बैलेंस शीट में वो देखेंगे, तो मूडी नंबर कैपिटल रिजर्व दिया, तो ओनली इसका ये ऐसा कैसा अमाउंट हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर दिया गया नहीं और होगा भी नहीं। 1 लाख ऐसा कैसा हमने यहाँ पर लिख दिया, जो एंट्री यहाँ पर मैंने की होगी ये 1 लाख। अब ये अमाउंट कौन सी प्लस की आपको समझाना चाहूँगा। कैपिटल रिजर्व के अंदर हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पर हमको कैपिटल रिजर्व मिला था, राइट। कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत ही मिला था, तो साथ में अगर एंट्री पहले से दे रखी है तो उसी में प्लस कर देंगे, नहीं दिए तो अलग से हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये 3,10,400 यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसी में इन्वॉल्व कर दिया, उसी में प्लस कर दिया। कैपिटल रिजर्व की एंट्री पुराने कैपिटल रिजर्व में प्लस कर दिया, ठीक है। अगर गुडविल पागड़ी होता तो हमारा एसेट्स मिलकत में हम लोग उसको इन्वॉल्व करते, वहीं पर हम लिखते हैं। क्लियर हुआ होगा। टोटल कैसा है, ये हमारा जो कैपिटल रिजर्व निकला था वो, और ये जो हमको बैलेंस पहले से दिया था वो, टोटल 4,10,400 हो गया। उसके बाद की एंट्री देख रहे होंगे, नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पर 3 लाख, तो यहाँ पर 3 लाख लिख दिया। सामने वाले होल्डिंग कंपनी का सामने वाले में कितना हिस्सा था, जैसे जनरल रिजर्व का था वैसे ही हमारा प्रॉफिट का था, ठीक है। ये वाला लिखना आपको याद रखना, रेवेन्यू वाला जो 80% के अकॉर्डिंग निकाला है वो लिखना है। तो 3,22,800, यहाँ पर 3,22,800। अब इसमें से माइनस करना डिविडेंड, ऐसे टोटल में से नहीं, होल्डिंग में से माइनस करना चाहिए, होल्डिंग कंपनी में से, शासक कंपनी में से माइनस करना चाहिए, लेकिन टोटल में से करेंगे तो चले, क्योंकि हमको तो अमाउंट से ही मतलब है। ये अमाउंट आप डिविडेंड की आई कैसे, तो टोटल डिविडेंड कितना था, अभी मैंने आपको लिख के यहाँ पर बताया था कि टोटल जो डिविडेंड की अमाउंट थी, यहाँ पर देखिए 2500 इंटू में 61 के हिसाब से 1,52,500, उसका 1,52,500 उसका कितना परसेंट आएगा, 80%, क्योंकि वो 80% हिस्सा रखती है ना, तो 80% के अकॉर्डिंग इतना डिविडेंड माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है यहाँ पर, तो एक्चुअली ये उसका अमाउंट आ जाएगा। आई होप ये आपको मेन समझ में आया होगा। उसके बाद अब सब प्लस ही करना, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अगला टॉपिक देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है लंबा गाड़ा लॉन्ग टर्म, यहाँ दिया गया 5 लाख, तो उसका आ जाएगा ये 5 लाख प्लस सामने वाले का बिल्कुल ऐसा कैसा उसमें कोई हिस्सा होता नहीं है, ऐसा कैसा हमको लिख देना है यहाँ पर 6,10,000, ठीक है, 6,10,000 ऐसा कैसा प्लस कर देंगे। फिर अगली एंट्री हम लोग देख रहे होंगे, तो अगला दिया गया हमारा साथ साथ में बोलूँगा, अब 3 लाख और ये 2 लाख दिया गया, 3 लाख और 2 लाख, यहाँ पे हमने लिखा 3 लाख और यहाँ पे लिखा 2 लाख, और सामने वाले का देख लेते हैं, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। सामने सब्सिडी गौण कंपनी जिसको हम बोलते हैं, कितना 3,15,000 और 3,15,000 देख लेंगे, 3,15,000 और 3,15,000 टोटल करके हमने आउटसाइड कर दिया,
ठीक है। ये कौन सी एंट्री मैं बाद में बताऊंगा सब एंट्री होने के बाद। अब हम लोग एसेट्स मिलकत की साइड आ चुके, मिलकत की एंट्री कर रहे, इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे, जो बैलेंस शीट में दिया उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है उसका 20 लाख है, कितना 20 लाख है, यहाँ 20 लाख प्लस सामने वाले कंपनी का टोटल देख लेते हैं कितना है। सामने वाले कंपनी का है यहाँ पर 18,30,000, 18,30,000 यहाँ पर प्लस कर दिया, उसकी रकम आउटसाइड कर दी। फिर देखिए यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की रकम अब नहीं आएगी, क्योंकि जो इसने होल्डिंग किया था 80% के अकॉर्डिंग 200 शेयर, अब उसके पूरे इन्वॉल्व कर दिए हैं हमने, क्योंकि सामने वाली पूरी इक्विटी हमने फिनिश कर दी ना, तो इक्विटी का जो 80% है पूरा यहाँ पर हमने इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए ये अमाउंट वापस लिखनी ही नहीं है। सामने वाला अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता तो हम लोग लिखते, ठीक है, ऐसा कैसा। उसके बाद की अमाउंट देखेंगे तो अन्य रोकाणों अदर दिया गया, यहाँ 6 लाख दिया गया, तो इसका 6 लाख लिख देंगे अदर का। और सामने वाले का भी था, डॉलर नहीं देख रहे, इंडियन रुपीज़ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सामने वाले का था यहाँ पर 9,15,000, अमाउंट उसी के साथ उसी की प्लस करनी है। थोड़ा बहुत मैं फिनिश करने के लिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, बट आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। दोनों की प्लस करनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, गौड़ कंपनी, दोनों की हम प्लस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं, 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, ये 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, और सामने वाले का जो टोटल है वो देख लेते हैं, ऐसा कैसा लिखना है। ये 3,50,000, 3,15,000, 3,15,000 और 3,15,000, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने, 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000, टोटल हमने आउटसाइड उसका कर दिया। अब हमको चेक क्या करना, देखिए बैलेंस शीट की जितनी थी सारी हमने एंट्री कर दी, साथ साथ में सामने वाले की भी हमने लिख दी। जस्ट ये इक्विटी वाला नहीं आया होगा, और ये जो अमाउंट है डायरेक्ट हमने नहीं लिखी, ये डॉलर है वो इंडियन रुपीज़ की बात करो, ये डायरेक्ट नहीं लिखी होगी, वो हमने हिस्सा जो निकला उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की होगी। बाकी सब हमने डायरेक्ट अमाउंट लिखी थी, बाकी सब बैलेंस शीट में जो हमने ट्रांसलेट किया था डॉलर को इंडियन में, वो पूरी सेम इट्स लिखी थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो एंट्री हमको कर लेनी चाहिए, जो मिस नहीं होनी चाहिए, वो हमारा जो 3 कैलकुलेशन हमने किए वो एंट्री आ जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमारा ये कैपिटल या गुडविल जो आया था वो इसकी एंट्री हमने कर दी, 3,10,400 कहाँ पे प्लस किया, ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व की नाम की एंट्री थी उसके साथ हमने प्लस कर दिया, ठीक है। लास्ट में रह जाए तो एक बार ध्यान दे देने का। फिर हमने माइनॉरिटी की इसकी एंट्री बाकी, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। माइनॉरिटी कहाँ होगी, लायबिलिटी साइड ही हमको एंट्री करनी है, सबसे नीचे आप कर लोगे तो चलेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमती नो हीर 4,90,000, और फिर जो हमने रेवेन्यू में महसूल में जो उसका 80% था, दोनों की एंट्री हमने की कि नहीं की, बिल्कुल कर दी। कहाँ का की एक बार बताना चाहूँगा अगेन, तो देखिए 1,48,800 और ये 3,22,800 हमने एंट्री कर दी। इन शॉर्ट में तीनों एंट्री वहाँ पर हो जानी चाहिए। फिर हम उसको अकाउंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। दोनों का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा, दोनों का टोटल इक्वल हो जाएगा तो आप समझिएगा हमारा सम्स हो गया परफेक्ट, और हमारे कंप्लीट मार्क आ जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर सम्स बताओ तो कौन सा करना है, तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की बुक के लिए गुजराती लिए इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर रहेगा एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 कीजिए, बिल्कुल यही सम्स है, हाफ अमाउंट के साथ दिया गया है, तो ये आपको करना है। मिल जाएगा हंसा लिमिटेड लिखा गया, साथ साथ में ये ओल्ड बुक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, पर जरूर आप ढूंढिएगा, आपको न्यू बुक में भी आपको मिल जाएगा। एक्सेस के अंदर कोई सम्स अगर देना है तो वो रहेगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, 2017 में पूछा हुआ सम्स है, इस तरह से आप ढूंढ पाओगे। 2017 यहाँ पे एच लिखा गया, एच कंपनी और एक अमेरिकन सब्सिडी कंपनी, गॉन्ड कंपनी। आई होप आपको समझ करना है, थोड़ा बहुत मैं लिख के रखा तब जाके इतने 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो रहा है। बाकी मैं खुद करा तो इसके लिए 2 वीडियो अलग से बनाने पड़ते, इसलिए पहले से मैंने लिखा हुआ। आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है और आपको क्लियर समझ में आया तो नीचे जस्ट आई अंडरस्टैंड करके लिख दीजिएगा, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, और बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का वो कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके 100% मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।